नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश अर्गल हूँ। मेरा जो अनुभव देखें तो लगभग 46 साल का अनुभव है और यह अनुभव मुख्य रूप से फॉरेस्ट्री, गुड गवर्नेंस और हैप्पीनेस से रिलेटेड है। साथियों, इस सत्र में हम लोग मानव की मूल चाहना क्या है, इसको देखने का प्रयास करेंगे, इसको जानेंगे। साथ ही साथ हमारी इस मूल चाहना की पूर्ति कैसे होगी, हम इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ इस बात पर भी बात करेंगे कि समग्र विकास किसे कहते हैं और इस समस्त विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, हम इसको भी जानने का, देखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से इस सत्र में हम मुख्य रूप से अपनी चाहना, उसकी पूर्ति कैसे हो और शिक्षा की भूमिका क्या है, इसको हम जानने का, सीखने का प्रयास करेंगे। इस पाठ्यक्रम में हम निम्नलिखित मॉड्यूल्स को देखेंगे और समझेंगे। मॉड्यूल 1, मानव की मूल चाहना। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि हर व्यक्ति के प्रयासों के पीछे उसकी असली चाहना, सुख, समृद्धि और उसकी निरंतरता है। मॉड्यूल 2, चाहना और वर्तमान स्थिति का अंतर। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हमारी चाहना और वर्तमान स्थिति में अंतर क्यों है और क्या हमारे प्रयास सही दिशा में हैं। मॉड्यूल 3, सुविधा और संबंध का संतुलन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि केवल भौतिक सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि अच्छे संबंध भी जीवन के लिए आवश्यक हैं। मॉड्यूल 4, समझ, चेतना और संसाधन। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि सही समझ से ही हम संबंध और सुविधा का संतुलित निर्वाह कर सकते हैं और सुख समृद्धि पा सकते हैं। मॉड्यूल 5, परिमार्जन और समग्र विकास। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि वास्तविक विकास तभी संभव है जब शिक्षा के माध्यम से समझ, संबंध और सुविधा तीनों का संतुलन बने। साथियों, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो शायद सभी का कुछ ना कुछ बनने का लक्ष्य होगा। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा होगा, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता होगा, कोई समाज सेवा करना चाहता होगा, कोई शिक्षक बनना चाहता होगा, कोई खेती करना चाहता होगा, कोई हाउसवाइफ या इस तरह के और कोई कार्य करना चाहता होगा। तो देखें कि हम सभी लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। यह प्रश्न का जवाब देना तो आसान रहता है, लेकिन अगर मैं दूसरा प्रश्न करूं कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो क्यों बनना चाहते हैं, तो शायद थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद उसका भी जवाब दे पाएं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं क्योंकि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, मैं लोगों को ठीक करना चाहता हूं, लोगों को स्वस्थ करना चाहता हूं। या अगर मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूं तो मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, देश के लिए काम करना चाहता हूं, एक उन्नत भारतवर्ष को देखना चाहता हूं। इस तरीके के हम कुछ ना कुछ जवाब हमारे जहन में, हमारे मन में हो सकते हैं। अब अगर मैं तीसरा प्रश्न करूं कि इससे आपको क्या मिलेगा, डॉक्टर बन के आप समाज सेवा करेंगे, आप उससे क्या होना चाहते हैं, तो शायद आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो शायद देख पाएंगे कि हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उस बन करके कुछ पाना चाहते हैं, उसके माध्यम से अंतिम रूप से हम सुखी होना चाहते हैं। यही हम लोगों की मूल चाहना है कि हम सभी लोग सारी जिंदगी जो भी काम करते हैं, उसके पीछे जो हमारा मकसद रहता है, जो हमारा उद्देश्य रहता है, जो हमारी मूल चाहना रहती है, वो तो हमारी चाहना सुखी होने की रहती है, समृद्ध होने की रहती है और उसकी निरंतरता की होती है। इस प्रकार हम देखें कि हमारी चाहना है कि हम सुखी होना चाहते हैं, हम समृद्ध होना चाहते हैं और हम इस सुख और समृद्धि की निरंतरता भी चाहते हैं। हमारी चाहना के बारे में तो स्पष्टता है। अब प्रश्न उठता है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या हम सुखी हैं, क्या हम समृद्ध हैं और क्या हमारी सुख और समृद्धि की निरंतरता है। हम लोग अब इसका जवाब, इन तीनों प्रश्नों का जवाब हमें अपने से पूछना है। और जब हम अपने से प्रश्न पूछने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि हम सुखी नहीं हैं या हमारी सुख की निरंतरता नहीं है, हम में समृद्धि का भाव नहीं है। कभी हमें समृद्धि का भाव आता है,
कभी हमको लगता है कि नहीं, हमारे पास अभी भी पर्याप्त नहीं है, और देखने जाएं कि क्या हमारे सुख और समृद्धि की निरंतरता है, तो इस यहाँ पर हम पाते हैं कि हमारे सुख और समृद्धि की निरंतरता नहीं है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि हमारी असली चाहना सुखी और समृद्ध होना है, और यही जीवन भर के हर प्रयास का मूल उद्देश्य है। अब आगे बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है कि यह अंतर क्यों है। हमारी जो डिजायर है, हमारी जो चाहना है, और जो हमारी वर्तमान स्थिति है, उसमें ये अंतर क्यों है। यानी कि जैसा हम होना चाहते हैं और जैसे हम हैं, इन दोनों परिस्थितियों में अंतर क्यों है। और उससे भी बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि इस अंतर को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों से ये अंतर दूर हो रहा है या इन दोनों परिस्थितियों के बीच में अंतर बढ़ रहा है। इसको अपने में देखने की जरूरत है, जांच पड़ताल करने की जरूरत है। और हम में से अधिकांश लोग ये पाते हैं कि हम चाहना तो सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, उसकी निरंतरता चाहते हैं, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। उन प्रयासों में हम लगातार और ज़्यादा समय दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी चाहना और हमारी वर्तमान स्थिति के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है। और अगर हमारे प्रयासों के बावजूद अंतर बढ़ रहा है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है कि क्या हमारे जो प्रयास हैं वो क्या हमारी चाहना की, हमारी बेसिक ह्यूमन डिजायर के दिशा में है या कहीं और है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमने ये मान लिया है कि सुविधा संग्रहण से हमारे सुख समृद्धि की निरंतरता हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने मान लिया है कि जब हमारे पास पर्याप्त भौतिक सुख सुविधाएं हो जाएंगी तो सुख और समृद्धि अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। यहाँ पर जांच पड़ताल करने की बात है कि क्या भौतिक सुविधा संग्रहण के अलावा हम सुखी होने के लिए, समृद्ध होने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि हमारी चाहना और वर्तमान स्थिति में अंतर है, और केवल भौतिक सुविधा से यह अंतर दूर नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह निकल के आती है कि जब पशु को सुविधा का अभाव होता है तो वो परेशान होता है। आपने देखा होगा कि अगर गाय को समय पर सुबह खाना नहीं मिले, चारा नहीं मिले, तो वो रवाने लगती है, आवाज़ देने लगती है, और उसके माध्यम से वो बताना चाहती है कि उसको भूख लगी हुई है। लेकिन जैसे ही हम उसको, गाय को खाना देते हैं, तो वो आराम में आ जाती है और उसके बाद बैठ करके आराम से जुगाली करने लगती है। लेकिन जब हम मानव को देखते हैं तो मानव के साथ ऐसा नहीं होता है। मानव को भी जब सुविधा का अभाव होता है तो परेशान होता है, दुखी होता है। मान लीजिए आपको भूख लगी है तो आप निश्चित तौर पे जब तक खाना नहीं मिलेगा परेशान होंगे, लेकिन जैसे ही खाना मिल जाता है तो हमको 100 और चिंताएं सताने लगती हैं। और हम अपने में जांच करके देख सकते हैं कि क्या हम रोज इस बात पर खुश होते हैं कि आज हमको भरपेट खाना मिल गया है। और यहाँ पर देखने में आता है कि मानव के लिए भौतिक सुख सुविधाएं तो आवश्यक हैं, लेकिन इससे अधिक भी खुद कुछ आवश्यक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप धूप से चल करके आए हैं, पसीने से लथपथ है, आप कमरे में आते हैं, एसी को ऑन करते हैं, एसी का टेम्परेचर 22 डिग्री पर सेट करते हैं। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आप आराम में आ जाते हैं, आपको सुकून आ जाता है। अब इसी समय उस कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति इंटर हो जिसके साथ में अभी आपका पिछले कुछ ही समय पहले झगड़ा हुआ हो या कोई वाद विवाद हुआ हो। अब आपके अंदर की स्थिति क्या होगी? क्या आप असहज होंगे या नहीं होंगे? निश्चित तौर पर आप असहज होंगे। अब
अगर रूम के टेम्परेचर को 22 डिग्री से 18 डिग्री किया जाए तो क्या ये असहजता दूर हो जाएगी? शायद नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अब जो कमी है वो सुविधा की कमी नहीं है। यहाँ पर जो कमी दिख रही है वो संबंध ना निभ पाने की कमी दिख रही है। जो व्यक्ति इंटर हुआ है उससे आपका झगड़ा हुआ है, उससे आपका विरोध चल रहा है वर्तमान में, इस कारण से आपको असहजता हो रही है। और ये असहजता भौतिक सुख सुविधाओं से जरूरी नहीं दूर होगी, ये कमी भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी नहीं होगी। वास्तव में अगर देखें तो आज हमारे परिवारों में जो दुख है वो सुविधा के अभाव में उतना नहीं है जितना कि संबंधों के निर्वाह ना हो पाने के कारण हो रहा है। और हम सभी लोग इसकी अपने घरों में, अपने आसपास के परिवारों में इसकी जांच कर सकते हैं कि सुविधाएं तो हम देखें आज से 15-20 साल पहले हमारे घरों में जो सुविधाएं थी और आज हमारे घरों में जो सुविधाएं हैं उनमें निश्चित तौर पर 2-4 लोगों का अपवाद हो सकता है, लेकिन हम सभी को की राय होगी कि हमारे घरों में सुविधाएं तो बढ़ गई हैं। लेकिन अब अगर मैं दूसरा प्रश्न करूं कि हमारे घरों में खुशियों के पल हैं जो हम लोगों ने दादा दादी, नाना नानी, बुआ, मौसी, चाची, उनके बच्चों के साथ में जो खुशियों के पल गुजारे हैं आज से 15-20 साल पहले, और आज के समय में उन पलों में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों का की राय होगी कि हमारे घरों में सुविधाएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो संबंध के निर्वाह है, संबंधों की जो खुशियों के पल थे उनमें कहीं ना कहीं कमी आ गई है। तो हम देखने जाएं कि हमारे लिए सुविधाओं की आवश्यकता भी है और साथ ही साथ संबंधों की भी आवश्यकता है। अगर हम देखें कि पशु की तो सुविधाओं से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, पशु को सुविधा के अलावा अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मानव को सुविधाओं के साथ साथ संबंध भी आवश्यक हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है कि संबंध कैसे निभेंगे। एक राय बनती है कि भाई संबंधों को समय देना चाहिए, संबंधों को समय देने से संबंध मजबूत होते हैं। मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि हम सबसे ज़्यादा समय किन संबंधों को देते हैं? पति पत्नी एक दूसरे को सबसे ज़्यादा समय देते हैं, हम अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा समय देते हैं, हम अपने बच्चों के साथ में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। अगर देखें तो हम इन 3 संबंधों में सबसे ज़्यादा समय देते हैं। अब मैं अगर दूसरा प्रश्न करूं कि किन संबंधों में सबसे ज़्यादा समस्याएं नज़र आती हैं, तो हम देखेंगे कि इन्हीं संबंधों में सबसे ज़्यादा समस्याएं नज़र आती हैं जिनके साथ में हम सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हैं। इसका मतलब संबंधों के निर्वाह का मुद्दा सिर्फ समय देने से पूरा नहीं होगा, सिर्फ समय देने से हल नहीं होगा। हम अपने घरों में, अपने आसपास देखते हैं कि हमारे बीच चर्चा होती है, बहस होती है, झगड़े होते हैं, चाहे वो कार्यस्थल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो हमारा समाज का कोई स्थान हो। और जब भी झगड़ा होता है तो हम इस झगड़े को सुलझाना चाहते हैं, हम दुख भी व्यक्त करते हैं और हम भविष्य में ना लड़ने का प्रण भी लेते हैं, निर्णय भी करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी दोबारा झगड़ा हो जाता है। कई बार हम निर्णय लेते हैं कि अब कल से झगड़ा नहीं करेंगे और पता चलता है कि शाम होते होते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? वास्तव में स्थिति यह है कि हमको लगता है कि झगड़े दूसरे के कारण हो रहा है, संबंध दूसरे की गलती के कारण नहीं निभ पा रहे हैं। हम दूसरे को सुधारने का प्रयास करते हैं और दूसरा भी यही समझ रहा है कि संबंध उसके सामने वाले की गलती के कारण नहीं निभ पा रहे हैं, वह अपने सामने वाले को सुधारने का प्रयास करता है। हम दोनों लोग एक दूसरे को सुधारने का प्रयास करते हैं और हम दोनों लोगों में से कोई भी सुधरता नहीं है और स्थिति जहां की तहां बनी रहती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि सिर्फ भौतिक सुविधाएं हमें सुखी नहीं कर पाती, बल्कि संबंधों का निर्वाह और आपसी समझ भी उतना ही जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है कि
संबंधों के लिए हमारी स्वीकार्यता होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम इस प्रश्न को गहराई से देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको पता चलता है कि संबंधों के निर्वाह के लिए समझ का होना भी आवश्यक है, क्योंकि समझ के आधार पर ही हमको मानव मानव संबंध की स्पष्टता हो जाती है, हम उसको पहचानने में सक्षम हो पाते हैं और हम उसको निर्वाह करने में सक्षम हो जाते हैं। और समझ के आधार पर ही हमको इस बात की भी स्पष्टता हो पाती है कि हमको कितनी सुविधाओं की आवश्यकता है और उन सुविधाओं की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार करनी है। इस प्रकार हम देखें तो मानव को अगर हमें अपनी मूल चाहना की पूर्ति करनी है, यानी कि तो हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमको सुविधाओं की आवश्यकता भी होगी, हमको संबंधों की भी आवश्यकता होगी, और इन दोनों सुविधाओं कितनी चाहिए और संबंध का निर्वाह कैसे होना है, इन दोनों के लिए हमें समझ की भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम देखें कि मानव के सुखपूर्वक समृद्धिपूर्वक जीने के लिए इन तीनों की आवश्यकता होगी। अब प्रश्न पैदा होता है कि क्या हम इन तीनों की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारी इन तीनों के में प्राथमिकता क्रम क्या होना चाहिए। अगर हम इस प्राथमिकता क्रम को देखने जाएं तो सबसे पहले हमें समझ पर काम करना होगा, उसके बाद हमको संबंध पर काम करना पड़ेगा, और उसके बाद हमको सुविधाओं पर भी काम करना पड़ेगा। जब हम सही समझ के साथ संबंधों को निभाने जाएंगे तो मैं भी सुखी होऊंगा, और जिसके साथ मैं संबंध को निभाने जाऊंगा वह भी सुखी होगा, यानी कि उभय सुख होगा। इसी प्रकार जब हम सही समझ के साथ सुविधाओं का उत्पादन करेंगे, सुविधाओं का उपयोग करेंगे, तो मैं भी समृद्ध होऊंगा, प्रकृति भी समृद्ध होगी, यानी कि उभय समृद्धि होगी। इस प्रकार हम देखें कि हमारी जो मूल चाहना है सुख, समृद्धि और उसकी निरंतरता, उसके लिए हमको समझ, संबंध, सुविधा, इन तीनों पर काम करना पड़ेगा। लेकिन आज की व्यवस्था में देखें, आज के समाज में देखें, अपने घरों में देखें, तो हमारा शायद ज़्यादा ध्यान सुविधाओं की ओर है, संबंध और समझ पर हमारा ध्यान नहीं है। आज जब हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस स्कूल से इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या इस तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज में किस स्कूल से सबसे ज़्यादा चयन हो रहा है। इसी प्रकार जब हम कॉलेज का चयन करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हो रहा है, किस कॉलेज में सबसे ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं, किस कॉलेज से सबसे ज़्यादा पैकेज मिल रहा है। आप थोड़ा विचार करके देखिए कि क्या हम इन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं। मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे हम सभी लोग इन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं। क्या हमने स्कूल या कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन कराते समय इस बात पर ध्यान दिया कि क्या उस स्कूल में या उस कॉलेज में हमारे बच्चे को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मानव बनाने के लिए भी शिक्षा दी जा रही है, जिससे वह सुखी पूर्वक, समृद्धि पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारा सारा ध्यान सुविधाओं पर रहता है, और जब सुविधाओं पर सारा ध्यान रहता है, समझ की कमी रहती है, तो हमको हमेशा ये लगता रहता है कि अभी हमारे पास सुविधाओं की कमी है, हमारे अंदर दरिद्रता का भाव रहता है, और हम उस दरिद्रता के भाव को दूर करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए दूसरों का शोषण करते हैं और उसको भी दरिद्र बनाना चाहते हैं। हम खुद तो दरिद्र ही, हमने सामने वाले का शोषण करके भी उसको दरिद्र बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार जब हम बिना समझ के संबंधों को निभाने चाहते हैं, तो अगर हमारे अंदर स्वयं सम्मान का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम उस भाव को सामने वाले के साथ भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम तो दुखी रहते ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर वह भाव नहीं है। और जब हम बिना उस सम्मान के भाव के, प्रेम के भाव के दूसरे के साथ में संबंध निभाने जाते हैं, तो दूसरा भी दुखी होता है, उसको भी हम दुखी करते हैं। हम अपने घरों में, अपने आसपास इस तरह का वातावरण, इस तरह की व्यवस्था को देख सकते हैं। अगर हम देखें तो पशु है, वो अगर पशु चेतना में जी रहा है, जीव चेतना में जी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो संगीत में रहता है, व्यवस्था में रहता है।
मानव अगर है, वो मानव है, अगर मानव चेतना में जी रहा है, संगीत में जी रहा है, व्यवस्था में जी रहा है तो ठीक रहता है। लेकिन अगर मानव है और वो जीव चेतना में जी रहा है, यानी सिर्फ सुविधाओं के लिए जी रहा है, तो वो व्यवस्था में नहीं रहता है, उसके अंदर संगीत नहीं रहता है, विरोध रहता है, और यही वास्तव में समस्या का कारण है। उसके सुख समृद्धि की निरंतरता नहीं बन पाती है, उसमें निरंतरता में सुखी समृद्ध नहीं हो पाता है। अगर आज हम समाज में देखने जाएं तो हमें दो तरीके के ही लोग दिखाई देते हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जिनके पास सुविधाओं का अभाव है और उस अभाव के कारण वे दुखी दरिद्र हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास सुविधा संपन्न है लेकिन इसके बावजूद सही समझ नहीं होने के कारण, संबंधों का निर्वाह नहीं होने के कारण वे दुखी दरिद्र हैं। जबकि अगर हम अपनी चाहना देखें, हम अपनी डिज़ायर देखें, हम अपनी इच्छा देखें, तो वास्तव में हम होना तो सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध चाहते हैं। हम जांच करके देख सकते हैं, सभी लोग हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो देख सकते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है। हम नंबर 1 पर एक हैं, सुविधा विहीन दुखी दरिद्र हैं, या नंबर 2 पर हैं, सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र हैं, या नंबर 3 पर हैं, सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध हैं। वास्तव में हम होना तो नंबर 3 पर चाहते हैं। हमारी स्थिति 1 या 2 पर हो सकती है। इस प्रकार हमने देखा कि हम सारी जिंदगी जो भी करते हैं उसके पीछे जो हमारी मूल चाहना होती है, जो हमारा बेसिक डिज़ायर होती है, वो सुखी होना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, हम समृद्ध होना चाहते हैं, और हमारे सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं। ये पहला बिंदु निकल कर आ रहा है कि हमारी मूल चाहना क्या है। तो हमारी मूल चाहना यह है कि हम सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं और सुख समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है कि हमारी इस मूल चाहना की पूर्ति कैसे हो। तो इस मूल चाहना की पूर्ति के लिए हमें 3 बातों पर काम करना पड़ेगा। पहला, हमको सही समझ विकसित करनी होगी। नंबर 2, हमको सही समझ के साथ संबंधों का निर्वाह करना होगा। और नंबर 3, हम सही समझ के साथ हमको सुविधा संग्रहण करना होगा और सुविधाओं का सदुपयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार अभी तक हमने जो चर्चा करी उससे हमको अपनी मूल चाहना की स्पष्टता बनी है, और इसके साथ ही साथ हमारी मूल चाहना की पूर्ति किस प्रकार होगी उस पर भी स्पष्टता बनी है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि सुख और समृद्धि के लिए केवल सुविधाएं नहीं, बल्कि सही समझ और अच्छे संबंध भी जरूरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। साथियों, अब हम इस सत्र के दूसरे मॉड्यूल पर आते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि विकास और समग्र विकास, क्या इन दोनों में कोई अंतर है, और इस समग्र विकास में अगर अंतर है विकास और समग्र विकास में, तो इस समग्र विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि विकास का क्या मतलब है, तो निश्चित तौर पर जब भी हम विकास की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो पिक्चर बनती है वो अधोसंरचना की पिक्चर बनती है। शहर में किस तरह की सड़क का इम्प्रूवमेंट हो गया है, किस तरीके से नए भवन बन गए हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं, इन्हीं का चित्रण हमारे दिमाग में होता है। अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या विकास और समग्र विकास दोनों एक ही है या दोनों में अंतर है? निश्चित तौर पर दोनों में अंतर है। समग्र विकास हम तभी कहेंगे जब हम समझ, संबंध, सुविधा तीनों पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं आज के समय में अधिकांश जो काम हो रहा है वो सुविधाओं के लिए ही हो रहा है। हम जो प्रयास कर रहे हैं वो भी सुविधाओं के लिए कर रहे हैं, और समाज में भी जो प्रयास चल रहा है सुविधाओं के लिए ही चल रहा है। संबंध और समझ कहीं न कहीं पृष्ठभूमि में चले गए हैं, बैकग्राउंड में चले गए हैं, और इसी कारण से हमको आज समाज में इतनी विकृतियां दिख रही हैं। हम अपने आसपास शोषण देखते हैं, हम अपने आसपास अत्याचार देखते हैं, हम अपने आसपास अपराध देखते हैं, और हम संबंधों में भी विरोध देख रहे हैं, संबंधों का ना निर्वाह हो पाना देख रहे हैं। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, विकास या समग्र विकास? निश्चित तौर पर इस प्रश्न का जवाब हम अपने अंदर देखने जाते हैं तो हमको हमारी इच्छा तो, हमारी चाहना तो समग्र विकास की ही है।
समग्र विकास का मतलब है कि हम सुविधाओं के घेरे से निकल करके जो बड़ा घेरा है समझ संबंध सुविधा, उस घेरे की तरफ काम करें, उस घेरे की तरफ अग्रसर हो, उस घेरे की तरफ बढ़ें। और इसी समग्र विकास के लिए हमें विकास से समग्र विकास की ओर बढ़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो समग्र विकास है यह मानव चेतना में परमार्जन से होगा और शिक्षा संस्कार की भूमिका मानव चेतना के परमार्जन के लिए जरूरी है। अगर हम देखें कि शिक्षा संस्कार के माध्यम से हम प्रत्येक बच्चे में सही समझ तो निश्चित कर सकते हैं, हम प्रत्येक बच्चे में मानव के साथ संबंध पूर्वक जीने की योग्यता विकसित कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम अपनी सुविधाओं की, अपनी आवश्यकताओं की पहचान कर सकते हैं और उन सुविधाओं की पूर्ति कैसे होगी, उनसे अधिक का उत्पादन कैसे होगा, इसके लिए आवश्यक कौशल और अभ्यास भी सीख सकते हैं, जिससे कि समृद्धि का भाव सुनिश्चित हो सके। लेकिन अगर हम आज की स्थिति को देखने जाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी आवश्यकता तो परमार्जन के लिए आवश्यकता तो प्रत्येक बच्चे में सही समझ की है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वर्तमान स्थिति देखते हैं तो बच्चे में इस सही समझ की अनुपलब्धता दिखाई देती है। उसी तरीके से आज की शिक्षा में आवश्यकता तो दूसरे मानव के साथ संबंध पूर्वक जीने की योग्यता विकसित करने की है, लेकिन हम देखते हैं कि आज के बच्चों में, आज के समाज में दूसरे मानव के साथ संबंध पूर्वक जीने की योग्यता की भी अनुपलब्धता दिखाई देती है। तीसरी जो आवश्यकता है शिक्षा की, जो भूमिका है कि हम अपनी सुविधाओं का पहचान कर सके और उन सुविधाओं की आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक की पूर्ति हो सके, उसके लिए हमको कौशल आ जाए, योग्यता आ जाए, जिससे कि हमारे अंदर समृद्धि का भाव हो जाए। यहाँ पर भी हम पाते हैं कि आज की शिक्षा में सुविधा की आवश्यकता की पहचान कैसे करना है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है, बल्कि श्रम के माध्यम से उत्पादन करने की इच्छा भी नहीं दिखाई पड़ती है। अभी मैं एक सत्र में बात कर रहा था, इंजीनियरिंग के छात्र थे, फाइनल ईयर के छात्र थे, उनसे बात हो रही थी कि आप कैसा जॉब चाहते हैं। एक छात्र ने जवाब दिया कि हम ऐसा जॉब चाहते हैं जिसमें जॉब सेटिस्फैक्शन हो। मैंने प्रश्न किया कि जॉब सेटिस्फैक्शन से क्या तात्पर्य है, तो उस छात्र ने जवाब दिया कि काम ऐसा होना चाहिए जो मेरी रुचि का हो, तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, काम के जो समय है, घंटे हैं, वो कम होने चाहिए। और फिर धीरे से उसने जवाब दिया कि काम न करना पड़े तो और भी अच्छा है। तो हम देखें कि आज की शिक्षा में हम जो मानव की चाहना हो रही है कि बिना परिश्रम के उत्पादन करने की इच्छा बढ़ती जा रही है, अधिक से अधिक संग्रहण की इच्छा बढ़ती जा रही है, अधिक से अधिक उपयोग की इच्छा बढ़ती जा रही है। और इसी के कारण इन सुविधाओं के माध्यम से, क्योंकि हमारी सुख और समृद्धि की निरंतरता नहीं हो सकती है, और इसी कारण से हम प्रकृति में जो हम जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, वो सारी इसी कमियों के कारण दिखाई दे रहा है कि हम खुद भी समृद्ध नहीं है और हम प्रकृति को भी प्रकृति की जो समृद्धता है उसको भी हम नष्ट कर रहे हैं सही समझ के अभाव के कारण। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर हमें सही समझ की जो प्रक्रिया है, समझने की जो प्रक्रिया है, वह स्वयं में जांच परख करके है, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसी है जो हमको सहज रूप से स्वीकार है। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब भी आपसे जबरदस्ती बलपूर्वक कोई कार्य कराया जाता है तो हम अंदर से सहज नहीं होते हैं, लेकिन जब भी हम अपने अंदर जांच पड़ताल करके अपनी सहज स्वीकृत के आधार पर कार्य करते हैं तो हमारे अंदर एक तृप्ति का भाव आता है, हमारे अंदर एक आत्मसंतोष का भाव आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम सही समझ के साथ व्यक्तिगत परिमार्जन करेंगे तभी हम सुख समृद्धि की ओर, निरंतरता की ओर बढ़ेंगे, जिससे जब हम स्वयं में व्यवस्थित होंगे तो हम समाज में भी परिमार्जन करेंगे और हम एक मानवीय समाज की स्थापना कर पाएंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि विकास और समग्र विकास में स्पष्ट अंतर है। सामान्य विकास प्रायः भौतिक सुविधाओं जैसे सड़क, भवन, फ्लाईओवर और बुनियादी ढांचे तक सीमित रहता है, जबकि समग्र विकास का अर्थ शिक्षा, समझ, सामाजिक मूल्यों, समान अवसर और नैतिक उत्थान से जुड़ा है। केवल सुविधाओं पर केंद्रित विकास समाज में शोषण, अपराध और असमानता जैसी विकृतियों को जन्म देता है। इसीलिए शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही व्यक्तित्व और समाज दोनों को संतुलित दिशा देती है। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हम लोगों ने अभी जो बात करी है
उसमें देखा कि समग्र विकास क्या है और उसमें शिक्षा की भूमिका क्या है। तो हमने देखा कि समग्र विकास का मतलब है कि सुविधाओं का भी विकास हो, संबंधों का भी विकास हो और समझ का भी विकास हो। जब हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं, इसको समग्र विकास कह रहे हैं। और अगर हम सिर्फ सुविधाओं के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसको विकास कह रहे हैं। और समग्र विकास होगा कैसे, उसमें शिक्षा की भूमिका है। जब हम प्रत्येक बच्चे में सही समझ स्थापित कर पाएंगे, जब प्रत्येक बच्चे में संबंध पूर्वक जीना आ जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति में इस बात की समझ आ जाएगी कि उसकी आवश्यकताएं कितनी हैं, उसका वो आकलन कर सके और उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो उसके साथ में वह उसके अंदर समृद्धि भी आ जाएगी। और जब इन तीनों के लिए काम करेगा तो समग्र विकास की ओर ही काम करेगा। साथियों, इस कोर्स को करने के बाद आपको एक असेसमेंट प्राप्त होगा जिसमें लगभग 20 प्रश्न रहेंगे। अगर आप उस असेसमेंट को पूरा करते हैं, उन 20 प्रश्नों को उत्तर देते हैं, जिससे ये आकलन हो सके कि आपकी इस कोर्स की कितनी समझ बनी है, तो उसके आधार पर आपको एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। इस पाठ्यक्रम में हमने जाना कि मानव की मूल चाहना सुख, समृद्धि और उसकी निरंतरता है, जिसे केवल भौतिक सुविधा से नहीं पाया जा सकता। समग्र विकास के लिए 3 स्तंभ, सही समझ, संबंध और सुविधा अनिवार्य हैं। शिक्षा और शिक्षा संस्कार का वास्तविक उद्देश्य है व्यक्ति को ऐसा बनाना जो निश्चित मानवीय आचरण से जीवन जी सके। केवल सुविधा जुटाने से संतोष नहीं मिलता, बल्कि सही समझ और संबंधों की पूर्ति से ही स्थायी सुख और समृद्धि संभव है। यदि हम समझ, संबंध और सुविधा इन तीनों को संतुलित कर लें, तो हम मानव चेतना में जीते हैं, जहां आपसी सुख और आपसी समृद्धि सुनिश्चित होती है। इस प्रकार शिक्षा का सही स्वरूप हमें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि परिवार, समाज और प्रकृति सभी स्तरों पर संगीत और व्यवस्था में जीने की योग्यता प्रदान करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नावली की ओर।